नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग एक साल पूरा हो गया है और इस पूरे एक साल में शायद ही एक दो बार ऐसा हुआ होगा जब इस वॉर की न्यूज जो है वो किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना छप के साइड किसी पेज पे छपी होगी। हजारों सिविलियंस, मिलिट्री सोल्जर्स की जानें, उसके अलावा बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन इन सब की वजह से हुआ और इन सब के बाद, इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद भी अभी भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन इस इशू का निकलते हुए नहीं दिख रहा है। सो वी होप कि जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकले इस चीज का। लेकिन इस वॉर के बाद आप लोग को पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी ज्यादा सैंक्शन लगा दिए थे रशिया पे। काफी वेस्टर्न कंपनीज जो है वो रशिया को छोड़ के जाने लगी थी। सैमसंग, एप्पल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, मैकडोनल्ड्स, इस तरह की बहुत सी कंपनीज है जो रशिया को छोड़ के आज के टाइम में जा चुकी हैं। और इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो फायदा होगा वो इंडिया को या फिर चाइना को होगा। अब ये फायदा हुआ है या नहीं, ये देखेंगे हम लोग आगे इस वीडियो में। इसके अलावा इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि रशिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो कैसे इस वॉर के बाद चेंज हुआ। कैसे रशिया से इंपोर्ट इंडिया का बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया से कोई खास ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। तो मैं चाहूंगा आप लोग वो वीडियो भी जाके देखिए पहले, उसके बाद आप लोग को ये वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ उस वीडियो से भी बहुत ज्यादा कुछ जानने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट के आइसोलेट करने की जो कोशिश थी रशिया को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रशिया इससे बच पाया है और ये सिर्फ हो पाया है इंडिया और चाइना की वजह से। वेस्ट के मना करने के बाद भी इंडिया और चाइना ने लगातार रशिया के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है उसको ऑन रखा और बात अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब बात ये हो रही है कि यूएसए इल्जाम लगा रहा है कि चाइना हो सकता है फ्यूचर में हथियार भी सेल करे रशिया को। जैसे ईरान ने रशिया को, हम लोग को पता है, अपना शहीद ड्रोन दिया था, वैसे ही यूएसए का कहना है कि हम लोग के पास इंटेलिजेंस है इस चीज की कि चाइना इस बारे में सोच रहा है कि वो भी अपने हथियार सेल करे रशिया को। और इसके लिए यूएसए ने वार्निंग भी दे रखी है चाइना को कि अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। क्या है ये सब पूरा इशू, प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वॉर के बाद हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल ब्रांड जो है वो रशिया को छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद रशिया मजबूर हो जाता है इसका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, जिससे उन ब्रांड्स को जो सर्विस देती थी रशिया में उनको रिप्लेस किया जा सके। इसके लिए वो प्लान बनाता है कि हम लोग अपनी जो इकोनॉमी है उसको ईस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंट बनाएंगे बजाय वेस्टर्न कंट्रीज से। इसका मतलब है कि रशिया का प्लान था कि हम लोग इंडिया, चाइना और बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। इसलिए नवंबर 2012 में, यानी कुछ महीनों पहले ही, अगर आप लोग को याद हो, तो रशिया ने 500 आइटम्स की लिस्ट भेजी थी इंडिया को, जिसमें से खासकर से एयरक्राफ्ट्स, कार हो गई या फिर ट्रेन हो गए, इन सब के पार्ट्स की डिमांड की गई थी रशिया की तरफ से कि इस सब चीजों का हम लोग इम्पोर्ट करना चाहते हैं आपसे, ये चीज आप लोग हमको प्रोवाइड करो। और इससे पहले ही, वॉर शुरू होने के थोड़े देर बाद से ही ये न्यूज आ रही थी कि रशिया चाहता है कि इंडिया रिप्लेस करे वेस्टर्न कार मेकर जो रशिया छोड़ के जा रही हैं उनको रशिया में। तो इस तरह की न्यूज़ें भी उस टाइम पे आ रही थी कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, इन जैसी कंपनीज की कार रशिया में बिकेंगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा सेम बात हो रही थी फार्मा सेक्टर के लिए भी। आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो फार्मा सेक्टर में एक जाइंट है, तो रशिया चाह रहा था कि इंडियन फार्मा कंपनीज जो है वो रिप्लेस करे बाकी कंट्रीज की कंपनी को रशिया में। तो एक तरीके से खुला मैदान दे दिया था रशिया ने इंडिया को और बहुत हद तक चाइना को भी कि आपकी कंपनी यहाँ पर वेस्टर्न कंपनीज को रिप्लेस करे। और इंडिया को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा था, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इस वॉर के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बना रही थी कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, लेकिन उसके बाद भी रशिया से इंडिया ने ऑयल खरीदा डिस्काउंट रेट पे, और इसी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होने लगा रशिया के साथ इंडिया का। ऐसे में इंडियन कंपनीज अगर वहां पर अपना सामान बेचती हैं तो ये ट्रेड डेफिसिट कम होता है इंडिया के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया चाह रहा था। और बीच में अक्टूबर नवंबर में ये न्यूज भी आ रही थी कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है रशिया की ओर, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, अगर मैं सच आप लोग को बताऊं तो रियलिटी में ये बढ़ा नहीं है। दरअसल हुआ क्या था कि वॉर शुरू होने के बाद से एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो वो जो कम हुआ था वही थोड़ा बहुत बढ़ा है। वॉर के पहले वाला जो लेवल है वहां तक पहुंचा था। तो नवंबर 2022 तक अगर हम लोग बात करें तो कुछ खास ऐसा बड़ा नहीं है जिसके बारे में पॉजिटिव फील किया जाए। लेकिन देखते हैं दिसंबर और जनवरी का क्या डाटा है, उसके बाद ही कुछ अंदाजा इसके बारे में लगाया जा सकेगा। ना सिर्फ कार वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो ये जो न्यूज आई थी टाटा और महिंद्रा जो है वो रशिया में भी अपना कार बेचेंगी, इसके बारे में अभी कुछ और डेवलपमेंट उसके बाद से हुई नहीं है। लेकिन एक नई न्यूज इसी से रिलेटेड अभी हाल में आई है कि चाइना जो है वो एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है रशियन कार मार्केट में।
ऐसा बताया जा रहा है कि इस समय रशियन मार्केट में जितनी कार बिक रही हैं उसका 1/3 कार जो है वो चाइनीज कार है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2022 में 7% से चाइनीज कार का सेल जो है वो इंक्रीज किया है। इसके अलावा इन कार के पार्ट्स भी चाइना से सेल किए जा रहे हैं रशिया को। तो कहने का मतलब है ये जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंडियन कार्स भी दिखेंगी रशिया में, इस मामले में भी चाइना ने बाजी मार ली है। अब हो सकता है कल को इंडियन कार्स भी दिखे, लेकिन अब इनको चाइनीज कार से भी कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। और इसका अगर हम लोग रीजन देखें कि क्या कारण है कि इंडियन कंपनीज ने ऐसा सोचा था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, तो इसमें मैं कहूंगा ये अगर इंडिया करता तो हो सकता था ये बहुत ज्यादा हो जाता। हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं जिसका रीजन इंडिया देता है कि हम लोग के लिए ये जरूरी है इसलिए हम लोग को खरीदना पड़ता है, और चाइना तो ये रीजन भी नहीं देता। चाइना कहता है कि हम लोग का मन है इसलिए हम लोग खरीदते हैं। अब इंडिया की क्या पॉलिसी है कि इंडिया जो है वो बैलेंस बना के रखना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ये अपनी रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहता है, साथ ही साथ ईस्टर्न कंट्रीज यानी कि रशिया और चाइना वगैरह इन सब के साथ भी अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहता है। रशिया तो खैर बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई है इंडिया का, तो उससे तो जाहिर सी बात है ये बिगाड़ना नहीं चाहता। इसीलिए ये जब ऑयल खरीदता है रशिया से तो इसको रीजन देना पड़ता है कि हमारे लोगों के लिए ये जरूरत है इसलिए हम लोग को खरीदना पड़ रहा है। और इस रीजन को वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ा बहुत समझा भी, लेकिन अब अगर ये कार बेचता या फिर बाकी सब बिजनेस एंगेजमेंट बढ़ाता रशिया के साथ तो वो सब हो सकता था बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल होता। हो सकता था वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के खिलाफ भी फिर कोई स्टैंड लेती। इसके अलावा ये भी रीजन हो सकता है कि देखो इंडिया में क्या है ना कि ये जो सेक्टर है ऑटो व्हीकल्स का जो सेक्टर है इसमें कुछ खूबियां भी है, इसमें कुछ कमियां भी है। अगर चाइना से हम लोग कंपेयर करें इंडिया की जो ऑटो सेक्टर है उसको, तो चाइना का ये सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसका कारण है कि चाइना में कार पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। यानी कि 1000 लोगों में देखे तो कम से कम 221 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, और इंडिया में ये रेशियो है 30 कार का 1000 लोगों के ऊपर। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आपके कंट्री में डिमांड ज्यादा हो, कार पेनिट्रेशन ज्यादा हो, तो इससे कंपनीज को भी फायदा होता है और वो फिर और ज्यादा पैसा खर्चा करती है R&D में, अपनी कैपेबिलिटी इनहेंस करने में, जिसकी वजह से उनके कंट्री में इंडस्ट्री और भी ज्यादा फलती फूलती है। इंडिया में ये पेनिट्रेशन है नहीं उतना ज्यादा, डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं, तो मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसमें और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। और रशिया जैसी कंट्री में जो कार होंगी वो इंडिया में जैसी कार चलती है या फिर चाइना में जैसी कार चलती है उससे बहुत ज्यादा अलग होगी। रशिया में क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, इसीलिए वहां पर कार बेचने के लिए बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इंडिया को। इस नॉर्मल इंजन से तो काम होने नहीं वाला रशिया में, और इस मॉडिफिकेशन करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी उसमें लग रहा है इंडिया को टाइम, क्योंकि अभी उतना ज्यादा एडवांस इंडिया का ऑटो सेक्टर है नहीं चाइना के कंपैरिजन के मुकाबले में। चाइना ने ये पहले कर लिया और इसलिए चाइना की कारें जो हैं वो आराम से मार्केट कैप्चर कर रही हैं रशिया में। इसीलिए हो सकता है कल को इंडियन कार्स भी दिखे रशिया में भी, ये सब हो सकता है प्रोसेस स्टेज पे ही हो। खैर ये सब चीज तो देखना होगा फ्यूचर में। बाकी हम लोग को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना जो है वो मास्टर है, इसीलिए सिर्फ उसकी कार ही नहीं मोबाइल मार्केट भी वो रशिया का बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा है और डोमिनेट करने में लगा हुआ है। Xiaomi, रियलमी ये सब कंपनियां रशिया में रिप्लेस कर चुकी है सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनी को। और कार्स के मामले में तो जो मैंने आप लोग को बताया वो है ही। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिया की कार्स जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, धीरे धीरे इंडिया भी इस मामले में सुधार कर रहा है, जिसके लिए हम लोग को थैंक्स करना चाहिए जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, जिसने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए काम किया है, उसकी वजह से इसमें भी फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है तेजी से, और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी इस तरीके के आइटम के लिए जो आज भी इंडिया में लग्जरी माना जाता है। और जब डिमांड बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा कार का, तो ये जो कंपनीज है इनको भी फायदा लगेगा अपने आप में सुधार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने के लिए और अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो मेन जो इशू है वो है डिमांड का ही, क्योंकि रिसेंटली जेडी पावर का एक इंडेक्स है, इनिशियल क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें ये दुनिया भर की कंट्रीज की जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको रैंक करता है। 2022 की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया की कार्स की रैंकिंग को ज्यादा अच्छा बताया यूएसए के रोड पे जो कार्स है उनकी रैंकिंग से। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो कार्स है उसमें शुरुआत के 6 महीने में अगर हम लोग देखें तो 122 प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है सिर्फ पर 100 व्हीकल्स, और यही चीज यूएसए में जो कार है उसमें 180 है, यानी कि 100 कार के सर्वे में 180 प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है यूएसए में। तो क्वालिटी के मामले में तो इंडिया अच्छा ही है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो मेन इशू है वो है लैक ऑफ डिमांड का, और ये चीज आप लोग खुद ही देखते होगे, इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। आज के टाइम में भी इंडिया
इंडिया में कार को एक लग्जरी आइटम समझा जाता है। जिसके पास कार होता है उसको अमीर देखा जाता है किसी किसी सोसाइटी में, जबकि विदेशों में ये चीज उतना नहीं है। और इस चीज का भी जो मेन कारण है उसमें ये जो मारुति के चेयरमैन है आरसी भार्गवा, ये कहते हैं कि सबसे मेन कारण इसका है इंडिया में जो टैक्स बर्डन है कार में वो बहुत ज्यादा है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट अभी भी कार को लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट करती है और इसको 28% वाला जो स्लैब है जीएसटी का उसमें रखा गया है और इसके बाद बहुत ज्यादा सेस भी लगते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो टैक्स पड़ता है कार पे वो अराउंड 40 से 60% तक पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये महंगी हो जाती हैं और लोगों के परचेजिंग पावर को सरपास कर जाती हैं। ये टैक्स ये बताते हैं जापान में है अराउंड 10% का, यूरोप में है 19% का और इंडिया में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 40 से 60% का ये टैक्स है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो कार हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी भी बहुत ज्यादा है। अराउंड टोटल टैक्स की अगर हम लोग बात करें इंपोर्टेड कार पे तो ये 100% तक चला जाता है किसी किसी केस में। तो ये सब चीज कम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, ऐसा ये कहते हैं। अब ये चीज डिबेटेबल भी हो सकती है। कई लोग ऐसा है जो कहेंगे कि नहीं, कस्टम ड्यूटी को हम लोग को कम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी अभी भी ऑटो सेक्टर उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। बाहर की कारें इंडिया में आने लगेंगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो उनसे कम्पीट कर नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया को और ज्यादा नुकसान होगा। तो देखो, इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये डिबेटेबल टॉपिक है। मेरा जो व्यू है वो ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडियन कार्स भी जो है, महिंद्रा की हो गई चाहे टाटा की कार्स हो गई, ये सब कैपेबल बाहर की कंट्री की जो कंपनीज है उनको टक्कर देने के लिए। दूसरा, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो अभी क्या हुआ है कि हाल में ही जापान को पीछे करके इंडिया 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट बन गया है। इसका मतलब है धीरे धीरे डिमांड जो है वो बढ़ रही है और ये टैक्स अगर इंडियन गवर्नमेंट और भी कम कर देती है या फिर जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसको और भी कम कर दिया जाता है, जैसे कि BS4 कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है मैन्युफैक्चरर्स को, तो ये सब चीज अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो इसकी वजह से कार की डिमांड इंडिया में और क्रिएट होगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो बहुत हद तक चांसेस इस चीज के कि लॉन्ग टर्म में जो कार मेकर्स है या फिर कार के जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में ही अपना प्लांट्स डाले, क्योंकि उनको फायदा लगेगा। इससे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना और भी कम कर सकेंगे, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी और उस जॉब की वजह से और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से फिर इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से एक सर्किल ऑफ ग्रोथ क्रिएट होगा और ये सेक्टर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर बन पाएगा हमारी जीडीपी में। तो ये मेरा व्यू है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये जो टॉपिक है ये डिबेटेबल है। आप क्या सोचते हैं वो मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। और जस्ट फॉर एडिशन, इसी से रिलेटेड हाल में मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें हमारे जो पीयूष गोयल जी जो है वो कहते हैं कि इंडिया का साउथ कोरिया और जापान के साथ जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी वजह से ह्यूंडई और किया मोटर्स बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है इंडिया का और बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट इन सब कंट्रीज के साथ क्रिएट हो गया है। इन सब से इंडिया कार इंपोर्ट करता है, लेकिन ये सब कंपनीज जो हैं जापान और साउथ कोरिया का, ये या फिर ओवरऑल जापान और साउथ कोरिया नेशनलिस्ट स्पिरिट होने की वजह से यानी कि स्वदेशी भावना होने की वजह से ये लोग महंगे कॉस्ट पे भी स्टील जो है वो अपने प्रोड्यूसर से ही खरीदते हैं। इंडिया से भले इनको सस्ता भी पड़े उसके बाद भी ये स्टील इंडिया से नहीं खरीदेंगे क्योंकि इन कंट्रीज में नेशनलिस्ट स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है। तो ये सब चीज भी जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है मार्केट को। इसीलिए जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि ये जो टॉपिक है कि हम लोग को कस्टम ड्यूटी कम करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। कोई भी क्लियर कट एक ही व्यू इसका नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दोबारा हम लोग रशिया के, चाइना और इंडिया के साथ रिलेशन वाले टॉपिक पे अगर आए तो अभी हो क्या रहा है कि बात सिर्फ कार, मोबाइल या फिर फार्मा तक ही सीमित नहीं है। हाल में ही ऐसी न्यूज आ रही है यूएसए से कि यूएसए कह रहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि चाइना अब हथियार भी सेल करेगा रशिया को, जिसके बारे में यूएसए कह रहा है कि अगर चाइना ऐसा करता है ये एक रेड लाइन होगा और बहुत ज्यादा धमकी आ रही है चाइना को कि इतना बड़ा डम एक्शन नहीं लेना चाहिए चाइना को। हाल में एक सेनेटर है यूएसए के जिनने कहा था ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कि कोई टाइटैनिक का टिकट खरीदता है टाइटैनिक मूवी देखने के बाद। तो इस तरीके के धमकी आ रहे हैं चाइना को। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हाल में ही यूएसए ने जब चाइना का बैलून शूट डाउन किया था उसके बाद से चाइना जो है वो बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ है और इसी वजह से हो सकता है वो रिवेंज लेने के लिए अब रशिया को इस तरीके से भी सपोर्ट करने लगे। चाइनीज बैलून वाला जो पूरा इशू है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इस चीज में अब यूएसए क्या कर रहा है कि और एक तो फिर से अपने लाइक माइंडेड यूरोपियन कंट्री जो है उनके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और दूसरा चाइना पे प्रेशर डाल रहा है कि रशिया को किसी भी तरीके से हथियार मत देना। और साथ ही साथ इंडिया जो लगातार बिजनेस में एंगेज है रशिया के साथ, हालांकि अब उतना प्रेशर बनाना बंद कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कोशिश कर रहा है इंडिया को अपना पार्टनर बनाने के लिए। हाल में ही यूएसए की ट्रेजर सेक्रेटरी यानी कि इंडिया से अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हो गई यूएसए की, वो आई थी इंडिया में और उनने कहा था कि इंडिया जो है वो यूएसए की फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटेजी का पार्टनर है। फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटेजी पे भी मेरा वीडियो है, वो भी आप लोग जाके
जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप लोग को बताऊं इस वीडियो में, इसको एग्जाम्पल से समझो आप लोग। आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं ताइवान में या फिर चाइना में, और ये सेमीकंडक्टर चिप जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। कल को अगर आप लोग मान लो चाइना से यूएसए के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और चाइना सोचता है कि हम लोग इसके पूरे एक्सपोर्ट पे ही रोक लगा देंगे, तो होगा क्या, यूएसए के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है सबका काम रुक जाएगा, जिसकी वजह से उनको और यूएसए को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस तरीके से चाइना वेपनाइज कर सकता है, या कोई भी कंट्री अपने ऊपर जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज को उनको वेपनाइज कर सकता है। इसीलिए ऐसा कोई कंट्री ना कर पाए, इसीलिए यूएसए की ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं इन्हीं के द्वारा फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटेजी एडवोकेट किया जाता है, जिसमें ये कहती हैं कि हम लोग सिर्फ उन कंट्रीज पे अपने आप को डिपेंडेंट बनाएंगे, सिर्फ उन कंट्रीज से ज्यादा ट्रेड करेंगे जो कि हमसे फ्रेंडली हो, जो कि हॉस्टाइल नेचर ना रखती हो हमारे अगेंस्ट में, ताकि कल को इस तरीके के किसी खतरे से बचा जा सके। इसी में इंडिया को भी ये पार्टनर बताती हैं। और एट द एंड आइडिया ये है कि अगर इंडिया और यूएसए दोनों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाए, आपस में बहुत ज्यादा बिजनेस होने लगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर होने लगे, तो इससे होगा क्या कि मजबूरी में दोनों कंट्रीज को जितने भी ग्लोबल पॉलिटिकल इशू है उसमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं सब में तो एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन दोनों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक का नुकसान उसके बाद का मतलब है कि दूसरे का भी नुकसान होना। इसीलिए अपने साथ और कनेक्ट करने के लिए और रशिया के साथ और डिटैच करने के लिए इंडिया को भी हो सकता है इसमें ये लोग इंक्लूड करना चाह रहे हो। और रीजन तो खैर इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। इंडिया को ये एज अ रिप्लेसमेंट भी देखते हैं चाइना का, जिन पे बिल्कुल भी ये ट्रस्ट इस समय नहीं कर सकते हैं। इसी में ये कहते हैं कि इसीलिए एप्पल और गूगल जैसी जो कंपनीज है वो इंडिया में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं, क्योंकि इंडिया भी फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटेजी में पार्टनर है यूएसए का। तो ये है कंप्लीट पिक्चर गाइस इस समय वॉर, कार और ट्रेड जो है उसका। बाकी आपके कोई फीडबैक होंगे या फिर आपकी कोई डिफरेंट व्यूज होंगे तो वो मेरे को बताइए कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।